वेलकम क्लास 10। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर 1 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस चैप्टर 1 केमिस्ट्री में पढ़ेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे आज पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखा था, क्या होता है। थोड़ा बहुत एग्जांपल एक दो बताया था, थोड़ा इसको डिटेल में हम लोग फ्रेम वाइज एग्जांपल देखें। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तीसरा टाइप था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद रखेंगे। पहला है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में HNO3 नहीं होगा एक्सेप्ट HNO3। HNO3 छोड़ करके मेटल के साथ जो डाइल्यूट एसिड है वो जब रिएक्शन करेगा तो बनाता है मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और इसमें खास बात यह है कि मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव, मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। मेटल हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जब हाइड्रोजन से ऊपर के जो मेटल है वो ये काम करेंगे। जैसे हमने पढ़ा था केनाका, मांगल, जन, फेकड, सनपब, हकू। तो जो हाइड्रोजन है, हजी नीचे था और भी था और भी नीचे था, तो इसमें हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो मेटल हैं, ये सारे मेटल वो क्या करेंगे, एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे। एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगे तो हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, एसिड का सॉल्ट बन जाएगा। तो इस तरीके से जो मेटल है, जैसे मान लें एग्जाम्पल लें, पोटेशियम ले लें, पोटेशियम प्लस HCl डाइल्यूट एक्वस होगा। तो डाइल्यूट मतलब पतला होता है, एक्वस मैंने वाटर में घोलेंगे तो एसिड कम घोलेंगे और पानी ज़्यादा होगा। तो इसमें पोटेशियम जब HCl से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा, यहाँ क्लोराइड है पोटेशियम के साथ, पोटेशियम क्लोराइड और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है। किससे? हाइड्रोजन से। इसी प्रकार मैग्नीशियम है, अगर इसको हम H2SO4 एक्वस से और डाइल्यूट से रिएक्शन करा दें तो क्या बन जाएगा? बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हम जिंक ले लिए, जिंक प्लस H2SO4 मान ले लें, डाइल्यूट एक्वस है, डाइल्यूट है, क्या रिएक्शन होगा? तो जिंक के साथ सल्फेट तो बन जाएगा जिंक सल्फेट एक्वस, सॉल्ट एक्वस बनेगा। एक्वस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एक्वस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, तो इतना प्लस हाइड्रोजन। तो इस तरीके से, लेकिन यही याद रखिएगा, ये जो लेड है ये जनरली नो रिएक्शन विथ एसिड। लीड जो है यानी Pb, इसका रिएक्टिविटी और हाइड्रोजन का रिएक्टिविटी लगभग एक समान होता है, इसलिए डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। और नीचे वाले तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, नीचे वाले नहीं रिएक्ट कर पाएंगे। तो हाइड्रोजन से जो नीचे हैं वो लेस रिएक्टिव है, वो तो रिएक्शन नहीं करते एसिड से। लेकिन हाइड्रोजन से एक ऊपर है लेड Pb, ये भी रिएक्शन नहीं कर पाता, क्योंकि हाइड्रोजन और Pb के रिएक्टिविटी में बहुत अंतर नहीं है। इसलिए प्रैक्टिकली इतना स्लो रिएक्शन होता है कि ना के बराबर पता ही नहीं चलेगा। तो मान लेते हैं कि ये रिएक्शन नहीं करता है। बाकी ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सबके सब रिएक्ट करेंगे। जैसे टीन है, अगर HCl से रिएक्शन करा देंगे इसको डाइल्यूट एक्वस और डाइल्यूट से, तो बना लेगा SnCl2 प्लस एक्वस बनेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से मेटल प्लस एसिड का रिएक्शन है। डिटेल में हम लोग जो मेटल नॉन मेटल पढ़ेंगे तो मेटल प्लस एसिड पूरा का पूरा कवर करेंगे कि मेटल और भी एसिड से कैसे रिएक्शन करते हैं। ये तो जनरली डाइल्यूट एसिड है, एसिड कॉन्क भी हो सकता है, एसिड फ्यूमिंग हो सकता है और भी एसिड्स का स्ट्रॉन्ग एसिड भी हो सकता है। तो इस तरीके से कैसे कैसे रिएक्शन करेंगे मेटल, वो पूरा का पूरा डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ हमने थोड़ा सा भाग देखा है। मेटल अगर डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, लेकिन डाइल्यूट एसिड में याद रखना है कि HNO3 नहीं लेना, नाइट्रिक एसिड का यहाँ उपयोग नहीं करेंगे। नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन बिल्कुल डिफरेंट होता है मेटल का, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे मेटल नॉन मेटल में। लेकिन यहाँ पर मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड के और नाइट्रिक एसिड को छोड़ के कोई भी एसिड डाल दोगे तो रिएक्शन इसी प्रकार से होगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनेगा। दूसरा जो फ्रेम है वो है मेटल प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन जो है किस प्रकार से होगा समझ लीजिए। रिएक्टिविटी सीरीज अगर देख लें तो के, ना, का, मांगल, जन, फेकड, सनपब, हकू, हजी, अजी, ओपट, केनाका, मांगल, जन, फेकड, सनपब, हकू, हजी,
अजीओपट, ये है रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में ये जो कैल्शियम तक है ये हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव। मैग्नीशियम से लेकर के लीड तक इसको कहते हैं मॉडरेटली रिएक्टिव। और नीचे आ जाएं लिस्ट रिएक्टिव, और ये हो गया, ये भी लिस्ट रिएक्टिव है, लिस्ट रिएक्टिव। तो लिस्ट रिएक्टिव है यानी कि रिएक्शन जब होगा तो अगर ये मेटल प्लस हाइड्रोजन के रिएक्शन में पहला पार्ट अगर हाईली रिएक्टिव मेटल हो, हाईली रिएक्टिव मेटल हो अगर, तो ये जनरली कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेगा, कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेगा, यानी लो टेम्परेचर पर रिएक्शन होगा और बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ये निकलेगा। और हाईली रिएक्टिव मेटल में हमने पढ़ा पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, यानी ग्रुप 1 के और ग्रुप 2 के कैल्शियम तक। ग्रुप 1 के ग्रुप 2 को कैल्शियम से नीचे, ग्रुप 1 में सब हो जाएगा और ग्रुप 2 में कैल्शियम से नीचे, यानी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम तक। तो यानी कि यहाँ के है प्लस वाटर बन जाएगा, यानी हाईली रिएक्टिव में ग्रुप 1 के मेटल आ जाएंगे सब और ग्रुप 2 में आ जाएगा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रिएक्टिविटी छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन रिएक्टिविटी में और भी, यानी कि कैल्शियम के आसपास यहाँ कैल्शियम के नीचे तक नीचे वाले सारे आ जाएंगे। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम और ग्रुप 1। तो K प्लस H2O क्या बनेगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ वाटर कैसा रहेगा, कोल्ड रहेगा। इसी प्रकार मान लिया ले जाए कैल्शियम, तो प्लस वाटर इसमें कोल्ड रिएक्ट कर जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसी प्रकार मान लीजिए लिथियम है, लिथियम प्लस वाटर, यहाँ भी कोल्ड वाटर से रिएक्शन होगा, क्या बन जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल जनरली सिंपली कोल्ड, लो टेम्परेचर पे या कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर लेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। इसमें दूसरा पार्ट है, अगर मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव हो, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, तो पहले तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल को, इसको मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल प्लस वाटर अगर है तो सबसे पहले मॉडरेटली रिएक्टिव को हॉट करना पड़ेगा, मेटल को हॉट करना पड़ेगा और वाटर को स्टीम बनाना होगा, तब रिएक्शन होगा और बनेगा मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसमें मैग्नीशियम थोड़ा सा दोनों तरह का प्रॉपर्टी, इधर से भी लगाव रखता है, इधर से भी लगाव रखता है। यानी कि मैग्नीशियम जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो कोल्ड वाटर अगर होगा तो बना लेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। ये मैग्नीशियम की बात करो, मैग्नीशियम दोनों तरफ, ऊपर में भी लगाव रखता है, नीचे भी, यानी कि अगर कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेगा और मैग्नीशियम को जब हॉट वाटर दोगे तो टेम्परेचर बढ़ गया तो ऑक्साइड नहीं बने, हाइड्रोक्साइड नहीं, ऑक्साइड बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यानी ये हाईली रिएक्टिव मेटल और मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल दोनों की तरह रिएक्शन करता है। तो मैग्नीशियम रिएक्ट्स लाइक बोथ हाईली एंड मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। तो मैग्नीशियम केवल याद रखना, मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल की तरफ रिएक्ट करता है और लिस्ट रिएक्टिव मेटल, सॉरी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल की तरफ भी करता है। तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल एल्यूमिनियम से शुरू हो जाते हैं। तो एल्यूमिनियम जो है इसको हम करते हैं व्हाइट हॉट, यानी गर्म करते करते जब ये उजला धधकने लगता है तब इस पे से स्टीम पास कराते हैं, H2O यानी स्टीम, तब जाकर रिएक्शन होगा, बनेगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बन गया और प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी प्रकार एल्यूमिनियम अगर, सॉरी एल्यूमिनियम नहीं, अगला लेते हैं जिंक। जिंक अगर वाटर से रिएक्शन करेगा तो ये भी हॉट रहेगा जिंक, और यह स्टीम रहेगा, दोनों को गर्म करना पड़ेगा, बनेगा ZnO प्लस H2O। इसी प्रकार आयरन लेंगे तो आयरन को गर्म करके हम लोग रेड हॉट कर लेते हैं, प्लस H2O, क्या बन जाएगा, Fe2O3 प्लस H2, ये बन जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ ये भी आपको स्टीम रखना होगा। तो इस तरीके से रिएक्शन होगा, यानी कि धीरे धीरे रिएक्टिविटी घट रहा है, इसलिए आपको गर्म करने की जरूरत पड़ी। पहले लो टेम्परेचर हो गया, ज़्यादा रिएक्टिव था मेटल, इसलिए लो टेम्परेचर हो गया। रिएक्टिविटी कमा तो हाई टेम्परेचर भी चाहिए और साथ में स्टीम चाहिए। लेकिन लिस्ट रिएक्टिव मेटल जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, आप देख पा रहे हो यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी हाइड्रोजन वाटर से बाहर निकल रहा है और डिस्प्लेस हाइड्रोजन को वही करेगा जो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो नीचे वाले तो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हो गए, इसलिए ये रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर से। तो ये जो है ये पूरा का पूरा
डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। वाटर से रिएक्शन इनका नहीं होगा। तो यानी कि आप देख पा रहे हैं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम हाईली रिएक्टिव है, इसलिए वाटर से, कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा और मेटल हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। मैग्नीशियम ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी रिएक्ट करता है। मॉडरेटली क्या करते हैं, मॉडरेटली गर्म करने पर रिएक्ट करते हैं और स्टीम से रिएक्शन करेंगे या हॉट वाटर से करेंगे। तो वैसी स्थिति में इन सब में ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम बीच में बॉर्डर है, ये हाईली रिएक्टिव की तरफ रिएक्ट करता है और लो रिएक्टिव की तरफ। यानी मैग्नीशियम अगर कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा, और अगर हॉट वाटर स्टीम से रिएक्शन करेगा और ये भी गर्म करके हॉट वाटर से जनरली रिएक्ट कर जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनेगा। बाकी नीचे हॉट वाटर खुद भी हॉट होंगे और स्टीम से रिएक्ट करेंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे लिस्ट रिएक्टिव है इसलिए रिएक्शन वाटर से नहीं करेंगे। तो दूसरा रिएक्शन हो गया मेटल प्लस वाटर। तीसरा रिएक्शन है, तीसरा टाइप जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट में, मेटल 1 प्लस मेटल 2 कंपाउंड। मेटल 1 मेटल यानी एक मेटल दूसरे मेटल के कंपाउंड से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो शर्त यह है कि मेटल 1 शुड बी मोर रिएक्टिव देन मेटल 2। यानी कि पहला मेटल अगर दूसरा मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा कि मेटल 2 बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा और मेटल 1 के साथ कंपाउंड बन जाएगा। तो बन जाएगा मेटल 1 कंपाउंड प्लस मेटल 2 विल बी आउट, यानी दूसरा मेटल दूसरा मेटल बाहर हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, जैसे मान लिया जाए हमने लिया एल्यूमिनियम लिया प्लस Fe3O4 ले लिया और इसको हीट कर दिया। ये सॉलिड था, ये भी सॉलिड था, ठीक है। हमने एल्यूमिनियम लिया, आयरन का ऑक्साइड लिया। अब आप यहां अगर देखें रिएक्टिव सीरीज तो केना का मांगल जन फेकड सन पब हकू हजी अजी औपट, यही है सीरीज। इसमें आप देख पा रहे हैं एल्यूमिनियम यहां है और आयरन यहां है। तो एल्यूमिनियम आयरन से ऊपर है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव है तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को बाहर निकाल देगा। तो ये ऑक्साइड है एल्यूमिनियम आयरन का, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। तो बन जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन विल बी आउट। इसी प्रकार मान लिया जाए जिंक सॉलिड है प्लस FeSO4 एक्वस। ये जब रिएक्शन होगा, यानी कि जब FeSO4 के घोल में जिंक को डाल देंगे तो क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं जिंक ये है और आयरन नीचे है, तो जिंक ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, आयरन को बाहर निकाल देगा। तो बन जाएगा Zn, जिंक का सल्फेट बन जाएगा और आयरन बेचारा डिस्प्लेस होकर बाहर चला गया। FeSO4 एक ग्रीन कलर का होता है और ये कलरलेस हो जाता है, रंग भी परिवर्तन होगा इसमें। इसी प्रकार मान लिया जाए हमने ले लिया क्यूप्रिक ऑक्साइड, ठोस है, और इसमें हमने मैग्नीशियम मिला करके गर्म कर दिया। तो क्या होगा, मैग्नीशियम यहां है और क्यूप्रिक कॉपर यहां है भाई, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। तो क्या होगा, कॉपर बाहर हो जाएगा और मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कॉपर। इस तरीके से रिएक्शन होगा, यानी कि एक हाईली रिएक्टिव मेटल अपने से लो रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से बाहर निकाल रहा है। तो इस तरीके से भी रिएक्शन होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये 3 फ्रेम था, पहला मेटल प्लस एसिड, दूसरा मेटल प्लस वाटर और तीसरा मेटल प्लस दूसरा मेटल कंपाउंड। एक मेटल दूसरे मेटल कंपाउंड से कैसे रिएक्शन करेगा। तो इस तरीके से भी रिएक्शन होते हैं। तो ये रिएक्शन के कुछ पैटर्न थे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो हमने आपसे शेयर किया। आगे हम लोग पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसको कहते हैं हिंदी में द्विविस्थापन अभिक्रिया। शॉर्ट में हमने लिख दिया अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो सिंपली इसमें होता कुछ नहीं है, दो कंपाउंड आपस में रिएक्शन करेंगे और दोनों कंपाउंड अपना आयन एक्सचेंज कर लेते हैं, अपने पार्ट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। तो अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which
रिएक्टिंग कंपाउंड्स, जो आपस में कंपाउंड रिएक्ट कर रहे हैं, एक्सचेंज देयर पार्ट्स, एक्सचेंज देयर पार्ट्स यानी अपने पार्ट्स या आयंस भी कह सकते हो, बदल लेते हैं। एक्सचेंज देयर पार्ट्स और आयंस, ये एक्सचेंज होता है इनमें। एक्सचेंज देयर पार्ट्स और आयंस यानी क्या करते हैं कि जो कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं वो अपने आयन या पार्ट्स को एक्सचेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार जिसमें आपस में अभिक्रिया करने वाले यौगिक क्या करते हैं, अपने भाग को, अपने आयंस को क्या करते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे मान लिया जाए CuSO4 एक्वस है प्लस NaCl एक्वस है, क्या होगा? तो देखिए इसका दो पार्ट है, कॉपर और सल्फेट, इसका दो पार्ट है Na और Cl। ये अपना आयन एक्सचेंज करेंगे, यानी कि एक आयन कॉपर सोडियम की जगह पे आ जाएगा और सोडियम कॉपर की जगह पे आ जाएगा। तो यहां पर क्या बन जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 प्लस सोडियम सल्फेट, ये बन जाएगा एक्सचेंज होकर के, एक्वस रहेगा, ये भी एक्वस है। ठीक, इस तरीके से कंपाउंड बनेगा, आयन एक्सचेंज होगा। तो आयन एक्सचेंज होने के कारण इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि दो आयन एक्सचेंज हो, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो दो चीजें डिस्प्लेस हो रही है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये भी डिस्प्लेस हो रही है, ये भी डिस्प्लेस हो रही है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहें। तो इस तरीके से, और आप ऐसे नहीं कैसे समझ सकते हैं कि सल्फेट जा रहा है सोडियम के पास और क्लोरीन जा रहा है कॉपर के पास। तो आप ये भी देख सकते हो कि सल्फेट और क्लोरीन में भी एक्सचेंज हो रहा है, यानी किसी एक का एक्सचेंज कराएंगे, दोनों एक्सचेंज करा देंगे तो वापस वही बन जाएगा। तो किसी एक का एक्सचेंज कराएंगे, या तो कॉपर और सोडियम, कॉपर का सोडियम से रिप्लेसमेंट कर दीजिए और सोडियम का कॉपर से, और नहीं तो सल्फेट का कर दीजिए क्लोरीन से, क्लोरीन का सल्फेट से। तो यहाँ मान सकते हैं कि दोनों आयन एक दूसरे से एक्सचेंज हो रहा है, इसीलिए इसका नाम डबल डिस्प्लेसमेंट है। सिंपली एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं। जैसे मान लिया जाए बेरियम क्लोराइड एक्वस है प्लस सोडियम सल्फेट एक्वस है, क्या बन जाएगा? बेरियम का सोडियम से रिप्लेसमेंट होगा और सोडियम का बेरियम से, तो सोडियम आ गया बेरियम के पास, तो बेरियम सल्फेट BaSO4 एक्वस प्लस, अब बेरियम आ गया सोडियम के पास, तो सोडियम चला आएगा बेरियम के पास, तो सोडियम के साथ हो जाएगा क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड एक्वस। इस तरह से रिएक्शन होगा डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा फ्रेम वाइज। हिंदी में परिभाषा हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया का वह प्रकार है जिसमें आपस में अभिक्रिया करने वाले यौगिक अपने आवेशों, अपने आयनों, आयंस की अदला बदली कर लेते हैं। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का हिंदी में परिभाषा कर सकते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें आपस में अभिक्रिया करने वाले यौगिक क्या करेंगे, अपने आयंस को या अपने पार्ट्स को, यहाँ देखिए आयंस एक्सचेंज हो रहा है, आयंस या अपने पार्ट्स को क्या करते हैं, आपस में बदल लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। इस तरीके से नया प्रोडक्ट बन जाता है। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। इसके मुख्य रूप से दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। पहला एग्जाम्पल इसका है, यहाँ पे मेटल्स विल गेट एक्सचेंज्ड, मेटल एक दूसरे से अदला बदली हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मान लिया जाए सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस पोटेशियम सल्फाइड है K2SO4 SO3 एक्वस, तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज हो जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, पोटेशियम के साथ आ जाएगा क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड एक्वस प्लस सोडियम सल्फाइड एक्वस, यही होगा, आयन एक्सचेंज हो गया। इसी प्रकार मान लिया जाए ले ले AlOH3 एक्वस प्लस NaCl एक्वस, क्या बन जाएगा,
HCl एक्वस कर लीजिए, तो एसिड बेस हो गया, इसको नहीं, एसिड बेस नहीं लेना है। Al2SO4 होल 3, Al2SO4 होल 3 एक्वस ले लिए, प्लस दूसरा ले लेंगे K3PO4 एक्वस। क्या रिएक्शन होगा? रिएक्शन होगा तो आयन एक्सचेंज होगा, यानी फॉस्फेट चला जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, बन जाएगा एल्यूमिनियम फॉस्फेट AlPO4 एक्वस, प्लस पोटेशियम के साथ आ जाएगा सल्फेट K2SO4। इस तरीके से आयन एक्सचेंज हो गया। आई थिंक आपको बात समझ में आई होगी यहाँ तक। तो यहाँ पर मेटल सेट क्या कर रहा है, अपने आयन को एक्सचेंज कर रहा है, इस तरीके से रिएक्शन होगा। और बी जो पार्ट है वो एसिड प्लस बेस का रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। ये भी एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ भी आयन एक्सचेंज होता है। जैसे देखिए NaOH एक्वस प्लस HCl एक्वस, तो यहाँ क्या होगा, Na जो है Cl से रिप्लेस हो जाएगा, यानी Na के पास Cl आ जाएगा, यानी कि Cl जो है Na तक आ जाएगा और यहाँ से OH निकल के यहाँ आ जाएगा। तो Na के पास Cl आ गया, तो Na के साथ आकर के जुड़ जाएगा Cl, यानी यहाँ पर रिप्लेसमेंट क्या होगा, OH चला जाएगा Cl के पास और Cl चला आएगा OH के पास। ऐसे भी इसको आप कह सकते हैं, OH चला गया Cl के पास जगह पे और Cl आ गया OH के जगह पे। तो जब एक्सचेंज होगा तो क्या बन जाएगा, NaCl सोडियम क्लोराइड एक्वस प्लस H और OH मिलकर हो जाता है वाटर। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आयन एक्सचेंज यहाँ भी हो रहा है, तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी प्रकार मान ले लेते हैं AlOH होल 3, जो हम पहले ले रहे थे ऊपर में, एक्वस AlOH होल 3 जो है अगर रिएक्ट करेगा H2SO4 के साथ एक्वस, तो क्या बनेगा, बेस प्लस अम्ल है, एसिड क्षार प्लस, यानी कि बेस प्लस एसिड है, तो क्या होगा, अम्ल प्लस क्षार प्लस अम्ल है, तो यहाँ भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। OH चला जाएगा SO4 के जगह पे और SO4 आ जाएगा OH की जगह, तो SO4 एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा, तो बन जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 प्लस OH और H मिलकर बना लेगा H2। रिएक्शन बैलेंस करना पड़ेगा आपको, कोई भी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, आप चेक कर लेंगे और बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो हमने फ्रेम आपको बताया कैसे कैसे रिएक्शन होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट के दो एग्जांपल आप याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या करते हैं, दोनों रिएक्ट करने वाले आपस में जो कंपाउंड होते हैं अपने आयन को एक्सचेंज कर लेते हैं, और दो तरह का रिएक्शन आप रखेंगे, दो मेटल कंपाउंड आपस में कैसे रिएक्ट करेगा, और एसिड और बेस का रिएक्शन भी एक प्रकार का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ भी आयन एक्सचेंज होता है। तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और समझने वाला टॉपिक है, इसलिए इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग, यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग खुश रहें, सही से पढ़ाई करें तथा स्वस्थ रहें। धन्यवाद।